यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपके बहुत सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जिसका कोड है बच्चों 323PNB। पूर्णांक आपका 100 अंकों का होता है। समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में आप पेपर पढ़ेंगे बच्चों, और फिर उसके बाद 3 घंटे तक आपको पेपर लिखने के लिए मिलेगा। तो पूरा ही पेपर, मॉडल पेपर मैं आपको आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आंसर के साथ मैं बताऊँगा। तो सभी लोग पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और अपने साथियों को शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हम सामान्य निर्देश की बात कर लें तो बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रकार का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक का लघु उत्तरीय द्वितीय प्रकार का प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो बच्चों, हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। तो बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, वो है आपका सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न आता है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका उत्तर आपका सी वाला हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तीसरा प्रश्न है, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ था। तो 2002 से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है। तो ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर बच्चों, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं था। तो ये ध्यान रखेंगे भाई, लातविया, इस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों ही बाल्टिक गणराज्य में शामिल थे, लेकिन जॉर्जिया शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है बच्चों, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन आपका 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है WSO वर्ल्ड सोशल फोरम, विश्व सामाजिक फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो ये ब्राज़ील में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नवां प्रश्न है बच्चों, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो 1951 में हुआ था। बी वाला सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला था। तो गुजरात में चला था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर बच्चों, हम यहाँ पे आ जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का कोई एक कारण लिखिए। तो शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक संघर्ष था। 2 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर आपका 12वां प्रश्न है बच्चों, दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के 2 देश हो गए। फिर आ जाइए, आपका 13वां प्रश्न पूछा गया, नेपाल गणतंत्र आत्मक देश कब घोषित किया गया। तो नेपाल को 28 मई 2008 को गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया। 14वां प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो जापान और स्विट्जरलैंड। फिर 15वां प्रश्न है बच्चों, 1945 के बाद विश्व व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो 1945 के बाद की विश्व व्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, शीत युद्ध की शुरुआत और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। फिर आ जाइए, 16वां प्रश्न है बच्चों, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन बच्चों 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। फिर बच्चों, 17वां प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री के नाम का उल्लेख कीजिए। तो 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
फिर 18वां प्रश्न है बच्चों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और पर्यावरण संरक्षण करना था। 19वां प्रश्न है, गोवा को संघीय राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो गोवा को 30 मई 1987 को संघीय राज्य का दर्जा दिया गया। 20वां प्रश्न है बच्चों, 1989 से भारत में गठबंधन राजनीति का चलन क्यों हुआ? तो 1989 में भारत की गठबंधन राजनीति का चलन राष्ट्रीय दलों की कमजोर होती स्थिति और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती शक्ति के कारण हुआ। फिर बच्चों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न हम पहला प्रश्न देखेंगे, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होता है। 21वां प्रश्न है इसका कि सोवियत संघ के विघटन के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रमुख कारण बच्चों निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक संकट और दूसरा है राजनीतिक असंतोष और राष्ट्रीयता का उभार, जो यहाँ पे लिख रखा है। वीडियो पॉज करके इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 22वां प्रश्न है, भारत की विदेशी नीति के 2 उद्देश्य बताइए। तो भारत की विदेशी नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य है वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और संघर्षों का समाधान बातचीत के माध्यम से करने पर जोर दिया है। आत्मनिर्भरता और विकास, तो भारत की नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय विकास के लिए सहयोग और आर्थिक सहायता प्राप्त करना है, साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना है। फिर 23वां प्रश्न है बच्चों, वैश्विक पर्यावरण के सुधार के 2 उपाय का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों वैश्विक पर्यावरण सुधार के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला है विकल्पीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और दूसरा है वनों की रक्षा और वृक्षारोपण। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया है, पूरा आंसर आप लर्न कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए बच्चों, आपका है 24वां प्रश्न, आसियान क्या है या क्यों गठित किया गया? तो आसियान का पूरा नाम आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो 1967 में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। फिर बच्चों 25वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की समस्या का मूल कारण क्या है? तो जम्मू और कश्मीर की समस्या का मूल कारण क्षेत्रीय विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह विवाद धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न हुआ। 1947 के विभाजन के समय कश्मीर का विशेष दर्जा, पाकिस्तान का हस्तक्षेप और स्थानीय असंतोष ने इसे जटिल बना दिया। फिर बच्चों 26वां प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव के किन्हीं 2 राजनीतिक सुधारों को लिखिए। तो मिखाइल गोर्बाचेव के 2 प्रमुख राजनीतिक सुधार निम्नलिखित हैं। पहला है पेरोस्त्राइका। यह सुधार सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और सरकार के ढांचों को पुनर्निर्मित करने के लिए था, जिससे अधिक पारदर्शिता और सुधार की दिशा में काम किया गया। फिर बच्चों दूसरा है ग्लासनोस्ट। यह सुधार सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए था, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता और आलोचना की अनुमति दी गई। फिर बच्चों आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरे प्रकार का, जो का है 100 से 125 शब्दों में उत्तर देना है। 27वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था? इसके प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में भारतीय संघ के राज्यों की सटीक सीमाओं और प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने के लिए किया गया था। इसका गठन भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के तहत किया गया था, ताकि राज्य संरचना को अधिक व्यवस्थित और समान बनाए रखा जा सके। इसके आयोग के प्रमुख सिफारिशें थी। पहली सिफारिश थी भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन, इसके अंतर्गत लिखा हुआ, इसको पढ़ लीजिए। दूसरा था संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार, इसको पढ़ लीजिए। और तीसरा था मूल अधिकारों और शक्तियों का वितरण, इसको पढ़ लीजिए। फिर 28वां प्रश्न आता है बच्चों, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष क्या चुनौतियां थीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप पॉज करके पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां थी। विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा। 1947 में पाकिस्तान से विभाजन के बाद भारी सांप्रदायिक हिंसा और लाखों लोगों का पलायन हुआ, जिससे सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। फिर बच्चों इसका दूसरा है राज्य पुनर्गठन। विभाजन के कारण कई रियासतें स्वतंत्र थी, जिनका भारत या पाकिस्तान से विलय करना आवश्यक था। इसमें कश्मीर और हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे विवादित मुद्दे थे। आर्थिक संकट। देश को युद्ध के बाद के आर्थिक संकट, गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक विकास की कमी का सामना करना पड़ा। फिर चौथा है संविधान निर्माण। एक समावेशी और लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सकें। पांचवा है शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीबी और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, जिन्हें सुधारने के लिए सरकार को योजनाएं बनानी पड़ी।
छठा है विदेशी संबंध। नए राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपनी स्थिति स्थापित करने की चुनौती थी, खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 29वां प्रश्न आया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में फंसेगा। देशी रियासतों के विलय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद 562 देशी रियासतें स्वतंत्र थी और उनका विलय भारतीय संघ में करना एक बड़ी चुनौती थी। इन रियासतों में कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, अन्य कई रियासतें विवादित थीं। भारतीय सरकार ने पहले प्रिंसली रियासतों के शासकों को समझाया और उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व क्षमता और विभाजन के बाद की सांप्रदायिक स्थिति के बावजूद अधिकांश रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसे विवादों को भारतीय सेना की मदद से सुलझाया गया। भारत के पहले गृह मंत्री पटेल ने रियासतों के विलय के लिए विलय प्रस्ताव पत्र का इस्तेमाल किया, जो रियासतों के शासकों को भारतीय संविधान के तहत अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता था। इस प्रक्रिया में भारतीय संघ की एकता और अखंडता सुनिश्चित की गई। 30वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो पंचवर्षीय योजनाएं भारत की विकास नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है लक्षित विकास। प्रत्येक योजना का उद्देश्य एक निर्धारित क्षेत्र में विकास लक्ष्यों को पूरा करना होता है, जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरा है समाजवादी दृष्टिकोण। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास करना और गरीबी उन्मूलन करना था। तीसरा है नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था। योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आर्थिक गतिविधियों का मार्गदर्शन किया और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया। चौथा है बच्चों संसाधनों का कुशल उपयोग। सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश की गई ताकि आर्थिक विकास में गति लाई जा सके। फिर पांचवा है बच्चों विकास के विभिन्न क्षेत्र, जैसे कि योजनाओं में कृषि, औद्योगिकीकरण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। फिर बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है, भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे विशेषता लिख रखी है, इस वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा पढ़ लीजिए। बहुदलीय व्यवस्था का परिणाम, सत्ता में साझेदारी, सहमति और समन्वय की राजनीति, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका, राजनीतिक स्थिरता की चुनौती, संघीय ढांचे को मजबूती। फिर निष्कर्ष यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। इसके साथ अथवा में दिया गया है, भारतीय दल प्रणाली पर आपातकाल के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न का उत्तर आप अपनी लर्निंग मटेरियल से तैयार करेंगे। 32वां प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखिए भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्व मैंने लिख रखे हैं, वीडियो पॉज करके पूरा आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहला हेडिंग है इसमें, राष्ट्रीय हितों की रक्षा, गुटनिरपेक्षता, पंचशील के सिद्धांत और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आस्था, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध, पड़ोसी देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध, आर्थिक कूटनीति, वैश्विक शांति एवं निरस्त्रीकरण और रणनीतिक स्वायत्तता। तो ये 10 हेडिंग है, 10 हेडिंग को आप पढ़ लीजिए। फिर अथवा में बच्चों प्रश्न दे रखा है, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए नेहरू ने किन किन तरीकों का प्रयोग किया। इस प्रश्न का उत्तर भी आप तैयार करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में फंसेगा।